Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. As usual मैं वॉक करने निकली इस खूबसूरत सनी डे में. इतना अच्छा वेदर है यहाँ कि फास्टिंग में भी वॉक करने का अपना ही मज़ा है. खैर जी, यहाँ पे सूरज ज़रा शरारती ज़्यादा है. निकलता तो है लेकिन टेम्परेचर माइनस में ही रहता है. एनीवेज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर फ्यू पॉइंट्स. वी आर गोना डिस्कस अबाउट कि क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं फॉर स्पाउस वीज़ा रिजेक्शन. कौन कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हों. अच्छा, मेन टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक बात बताती चलूँ कि स्वीडन में पार्लियामेंट ने एक न्यू लॉ पास किया है रिगार्डिंग इमिग्रेशन. उसमें बहुत सी चेंजेस की हैं. तो वो क्या चेंजेस हैं और किस तरह वो हमें इफ़ेक्ट करती हैं, वी विल गोना डिस्कस इट एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे डॉक्यूमेंट्स. जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि माइग्रेशन बोर्ड रिक्वायर करता है वो बिल्कुल एक्यूरेट एंड रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के मुताबिक हों. राइट. जैसे अगर किसी डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है तो काइंडली उसको अटेस्ट करवा लीजिए. अगर कोई करेक्शन होने वाली है, कोई भी मिस्टेक है, उसको करेक्ट करवा लीजिए. जैसे निकाह नामा है तो वो ओनली उर्दू वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आपका MRC होना ज़रूरी है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. और आपका निकाह नामा की इंग्लिश में ट्रांसलेशन होनी भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अगर आपके हस्बैंड आपको मंथली रेमिटेंस भेजते रहे हैं तो आप बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा लीजिए. सब चीज़ें जो कि शो करें कि आपकी जो शादी है वो ऑथेंटिक है, उन सब प्रूफ्स को आप अपने पास रखें सो दैट इमिग्रेशन बोर्ड या माइग्रेशन बोर्ड किसी भी तरीके से रिजेक्शन कॉज ना करे. नेक्स्ट आपके स्पाउस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि स्वीडन में उनका लिविंग स्टेटस क्या है और वो किस नौयत की जॉब कर रहे हैं. आया कि उनकी जो सैलरी है वो माइग्रेशन बोर्ड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है या नहीं, या फिर उनका जॉब स्टेटस क्या है, वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो ओन कौन कर रहा है. इज़ इट ओन बाय स्वीडिश पीपल और इज़ इट ओन बाय एनी लोकल पाकिस्तानी लोग जो आके यहाँ पे करते हैं, कंपनीज ओपन कर लेते हैं और उसमें कोई ना कोई घपला मौजूद होता है. ठीक है. तो जब वो चीज़ें उनकी नज़र से गुज़रती हैं तब भी आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. अच्छा, एक और चीज़ कि आपके जो हस्बैंड या आपकी वाइफ जो भी स्वीडन में मौजूद हैं, जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं इन योर स्पाउस वीज़ा, वो टैक्स पे करने के बाद उनके पास कितना बजट रह जाता है मंथली. ये भी माइग्रेशन बोर्ड इस बारे में बहुत कंसर्न होती है कि आया कि तमाम बिल और रेंटल अपार्टमेंट और सब चीज़ें कॉस्ट पे करने के बाद आपके पास मंथली कितना बजट मौजूद होता है जिस पे आप एक फैमिली को स्वीडन में अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं. और अगर आप नंबर्स की बात करें कि माइग्रेशन बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने तक उनका स्केल जाता है या जो भी सारी इंफॉर्मेशन, ये माइग्रेशन बोर्ड की जो एप्लीकेशन है, उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऑलरेडी ये सारी डिटेल मौजूद हैं. सो आप उस स्केल को जाके रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी बेसिकली इन नंबर्स क्या रिक्वायरमेंट है. सो उनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि आपकी माइग्रेशन बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है. अगर आपके पास एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, तो माइग्रेशन बोर्ड की सारी रिक्वायरमेंट, उनके जितने भी पैरामीटर्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, इट इज़ ऑलरेडी देयर. सो यू कैन गो एंड विजिट इट एंड रीड ऑल द रिक्वायरमेंट्स देयर. एनीवेज, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपका रेजिडेंट अपार्टमेंट कैसा है, आपका कितना बड़ा है आपका अपार्टमेंट, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है. मिनिमम 55 स्क्वायर मीटर का आपका अपार्टमेंट होना चाहिए इफ़ यू गाइस हैव अ किड. ठीक है. अगर आपके पास एक बच्चा है तो 55 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट आपके पास, इट इज़ अ मस्ट कि आपके पास हो. हाँ, अगर आप वो कपल है जो कि दे डोंट हैव एनी किड तो उनके लिए 2 रूम अपार्टमेंट काफ़ी होता है.
यानी कि जिसमें एक बेडरूम और आपका लाउंज और किचन हो, दैट्स इनफ। माइग्रेशन उसको एक्सेप्ट करती है, माइग्रेशन बोर्ड। बट हाँ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर दे रिक्वायर कि हर बच्चे की उनकी अपनी स्पेस उनके घर में मौजूद हो, मिनिमम 3 रूम अपार्टमेंट या इससे ज़्यादा, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ मैं ऐड करती चलूँ कि माइग्रेशन बोर्ड की ये रिक्वायरमेंट है कि आपके अपार्टमेंट का फ़र्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हो, वो सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। बेसिकली स्वीडन एक वेलफेयर स्टेट है, दे केयर अबाउट देयर सिटीजन्स, स्पेशली बच्चों की वेलफेयर के लिए इनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट और काबिल तारीफ़ हैं। सो आपके पास अगर बच्चे हैं एक या एक से ज़्यादा, तो उनकी एज के मुताबिक पर बच्चा आपके पास 3000 से 5000 करोना होना चाहिए, लाइक 3 से 5000 करोना मंथली होना चाहिए, ताकि आप उनके जितने भी ख़र्चे हैं, जो भी उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, उन सब को आप कॉप अप कर सकें, राइट। अच्छा, यहाँ पे ना मैं वॉक करते करते वुड्स में आ गई थी, और जैसे ही मैं आई वेंट डीप इनसाइड, आई फाउंड कि यहाँ पे तो इन्होंने वुड्स के अंदर इतना खूबसूरत एक सफारी पार्क बनाया हुआ है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वीज़ा अप्लाई करते हुए माइग्रेशन बोर्ड आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछती है, जो कि शो करता है कि आपका निकाह या आपकी मैरिज ऑथेंटिक भी है या नहीं। क्योंकि बेसिकली जो स्वीडिश हैं ये अरेंज मैरिज को इतना फॉलो नहीं करते, कि इतना मानते नहीं हैं। एक रिसेंटली मेरे नोटिस में एक वाक़या है कि इन द स्टॉकहोम सिटी वी नो अ फैमिली जिनकी बेटी बेसिकली यहीं से ही उसका सारा ब्रॉटअप हुआ, एंड देन शी गॉट मैरिड इन पाकिस्तान, ठीक है। तो फिर व्हेन शी अप्लाइड वीज़ा फॉर हर हस्बैंड टू ब्रिंग हिम हियर, तो माइग्रेशन बोर्ड ने बहुत से क्वेश्चन किए और उन्होंने उस वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया बाय सेइंग कि ये एक इट सीम्स लाइक अ फोर्सफुल मैरिज। सो अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है एंड यू डोंट नो अबाउट योर पार्टनर, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अपने स्पाउस को जानें, उनसे बात करें, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, सो दैट आपको उनकी लाइक्स डिसलाइक्स का पता हो। एक और चीज़ मैं ऐड करती चलूँ, इन माई केस दे इंटरव्यूड मी अबाउट माई स्पाउस, दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस अबाउट माई हस्बैंड, एंड उसी तरीके से दे इंटरव्यूड माई हस्बैंड एंड दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट मी, माई लाइक्स डिसलाइक्स, माई परस्पेक्टिव, माई वे ऑफ थिंकिंग। सो आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने स्पाउस को बेहतर जानो, उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करो, सो दैट यू नो बेटर कि व्हाट ही लाइक्स, व्हाट ही डोंट लाइक, वो किन चीज़ों का किस तरीके से आंसर करेंगे। सो माइग्रेशन बोर्ड को ये यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है तो वो कोई फोर्सफुल मैरिज नहीं है। उसमें आपको ये शो करना पड़ेगा कि भाई आपका एक बॉन्ड है आपके स्पाउस के साथ। आप उसमें अपनी पिक्चर्स शेयर करें, शादी की पिक्चर्स शेयर करें, निकाह के दिन की करें, अपनी इंटीमेट फैमिली के साथ की। अगर आप अपने स्पाउस के साथ डिनर पे गए हुए हैं तो वो वाली पिक्चर जितना आप उसको क्लियर कर सकते हैं दैट यू गाइस हैव स्पेंड टाइम विद इन स्वीडन या आउट ऑफ द स्वीडन, तो वो उतना ही बेहतर होगा, आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो मेरी सिंसियर एडवाइस है सब स्पाउसेस से कि आपस में लड़ाई झगड़े और अंकल आंटी फलां इसकी उसकी बातें करने की बजाय अपना जो रिश्ता है उसको मजबूत करें, ताकि कल को जब आप माइग्रेशन बोर्ड के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हों तो कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, कोई भी शक व शुबात, या फिर आप एक दूसरे के बारे में मे बी दिस दैट करके आंसर ना करें, बल्कि ऑथेंटिक और झट से आप रिप्लाई करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अगर इमिग्रेशन के रूल्स की वायलेशन हुई हो तो भी आपका वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि लोगों ने इमिग्रेशन के साथ साथ अक्सर स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई किया होता है, विज़िट वीज़ा भी अप्लाई कर देते हैं, तो एट अ टाइम जब मल्टीपल एप्लीकेशंस हो जाएं तो तब भी आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो काइंडली मल्टीपल एप्लीकेशन से गुरेज करें, क्योंकि आपका जो नेम है वो रेड मार्क हो जाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने इमिग्रेशन या माइग्रेशन बोर्ड को
कॉन्शियसली कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया और टाइम बिंग शायद आपको उससे फ़ायदा भी हो जाए, लेकिन कल को जब आप अपने वीज़ा की एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे तो तब वो चीज़ सामने आ जाएगी और देन you'll gonna be at risk. So kindly avoid such things from the beginning और हर चीज़ को ट्रू एंड शफाफ रखिए ताकि आपकी जो प्रोसीजर है वो स्मूथली चले थ्रू आउट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर आप अप्लाई करते हैं और आपसे कोई सेक्शन मिस हो जाता है तो उसका बेसिकली रिजेक्शन तो कॉज नहीं होती, बट आपसे माइग्रेशन बोर्ड कांटेक्ट करता है और आपको एक टाइम फ्रेम देता है जिसमें आप उस चीज़ को, अपनी मिस्टेक को कंपनसेट करें. जैसे अगर आपने फ़ी सबमिट करवाना भूल गए तो आप फ़ी सबमिट करवा लें, या और कोई चीज़ जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है उसको आप फुलफ़िल करें. अगर आप वो टाइम फ्रेम मिस कर देते हैं तो हाँ, तब आपकी वीज़ा रिजेक्शन कॉज हो सकती है. अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो स्वीडन पार्लियामेंट ने रूल पास किया नया, वो ये कि जिन लोगों की वीज़ा कैटेगरी अजाइलम बेस्ड थी और लेटर ऑन उन्होंने अपनी उस कैटेगरी को चेंज करवा लिया था इन वर्क परमिट या किसी भी और अपने वीज़ा कैटेगरी में, तो उनको अब बेसिकली डिपोर्ट किया जा रहा है. स्वीडन में जो बहुत से ऐसे लोग दे सीक अजाइलम और फिर टाइम बिंग अजाइलम सीक करते हैं, फिर बाद में उसको चेंज कर लेते हैं. तो बेसिकली अब इमिग्रेशन जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं. तो जब रूल स्ट्रिक्ट होते हैं तो उससे इफ़ेक्ट जो होता है वो सब पे आ रहा होता है. मतलब आपका कहीं पे भी आपकी केस की थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए तो फिर आप सब उस लपेटे में आ रहे होते. सो बेसिकली बताने का मकसद यही था कि किस तरीके से स्वीडिश जो इमिग्रेशन लॉज हैं वो फॉरेनर्स के लिए कितने स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और सभी उससे इफ़ेक्ट जो होता है वो सब पे हो रहा होता है. खैर, एनीवेज़, होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और होपफुली आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको इससे मिला होगा. Kindly don't forget to subscribe my channel, and tomorrow we're gonna talk about the student spouse visa. So stay tuned and take care. Allah Hafiz.